Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. I am Sandhya and today in this video I'll discuss about India's foreign policy. जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होता है कि इंडिया का कैसा रिलेशन है दूसरी कंट्रियों के साथ, मतलब इंडिया की क्या पॉलिसी है टुवर्ड्स अनदर नेशंस, अनदर कंट्रीज। तो हम बात करेंगे इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई सी भी एग्जाम की अगर आप करते हैं तो वहाँ पे इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये भी आपके लिए जरूरी होता है कि हमारे देश की जो विदेश नीति है, मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से चल रही है, मतलब हमारी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स अदर नेशन। तो चलो देखते हैं, हम इसमें बात करेंगे। तो हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी होता क्या है, मतलब फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग क्या है, उसके बाद हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद किस तरीके से इवोल्यूट हुई है हमारी, मतलब किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है हमारे यहाँ की फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद उसके मेन की पिलर्स क्या है, मतलब क्या मेन की पिलर्स है जिसके ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी वर्क करती है। उसके बाद कुछ चैलेंजेस के बारे देखेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पहले मैं इस वीडियो को मतलब आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो टाइमलाइन, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले हम ब्रिटिश के अंडर में थे, मतलब कॉलोनियल रूल था। उसके बाद हमारा देश जब आज़ाद होता है तो हमारा देश दो भागों में बंट जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। तो उसमें क्या होता है, हमारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कई सारे टेंशन्स क्रिएट हो जाते हैं। उसी टाइम पे जब शुरू की जब टाइम रहता है तब हमारे पीएम कौन बनते हैं, मतलब 1947 से अगर आप देखेंगे 64 तक, तो 1947 टू 64 तक अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ पीएम रहते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उस टाइम पे मतलब कुछ उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मतलब जब वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो उस टाइम पे एक तो देश उसी टाइम पे अलग अलग हुए थे, पाकिस्तान अलग हुआ था, इंडिया अलग हुआ था। उसके बाद पॉवर्टी का क्राइसिस था वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1961 में 1961-62 के टाइम पे क्या हो जाता है, इंडिया से चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब जो अक्साई चीन वाले एरिया पे चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है। और वही टाइम था जब यूनाइटेड नेशन बनता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो इंडिया है वो भी एक फाउंडिंग मेंबर रहती है यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद उसी टाइम पे मतलब जो 1945 का टाइम रहता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारी वर्ल्ड वॉर 2 जो होती है वो खत्म होती है। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है उस टाइम पे क्या होता है कि दो रीजनल पावर, मतलब सॉरी रीजनल नहीं, बाइपोलर वर्ल्ड कह सकते हैं हम, कि पूरा वर्ल्ड जो था दो भाग में डिवाइड हो गया था। मतलब जो दो मेन पावर रह गई थी वहाँ पे यूएस एंड यूएसएसआर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन, या फिर जो अभी जो रशिया है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था। तो वहाँ पे हमारे जो मतलब ये गवर्नमेंट रहती है उस टाइम पे एनएएम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट करती है। मैं आगे और बताऊंगी आपको डिटेल में क्या होती है, लेकिन बस अभी मैं एक शॉर्ट व्यू देना चाहती हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया था, मतलब कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी मेजर चीज़ें थी जो अभी तक हुई है। तो नेहरू जी के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद हमारे शास्त्री जी की गवर्नमेंट आती है 1964 टू 66 तक। इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है, जो कश्मीर वाले एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये 60s का ही टाइम था जब हमारी कंट्री में क्या हो जाता है, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, फूड क्राइसिस हो जाते हैं। तो हम यूएस से हेल्प लेते हैं, वहाँ से हम PL 480 स्कीम के थ्रू, मतलब उनका एक PL 480 प्रोग्राम चलता है, उसके थ्रू हम फूड लेते हैं उनसे, मतलब उनसे हम खाना लेते हैं हेल्प एज अ हेल्प। और उसके बाद क्या होता है कि 66 से 77 तक, 66 से 77 तक इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है। इस टाइम पे भी वॉर आ जाती है 1971 के टाइम पे। इस टाइम पे हम न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हैं स्माइलिंग बुद्धा के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस होते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बहुत बदलती है। उसके बाद राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आती है 84 से 89 के बीच में, 1984 टू 89 के बीच में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आती है। उस टाइम पे हमारा श्रीलंका के साथ क्राइसिस हो जाते हैं, तमिल और सिन्हालीस के। फिर 1991 में LPG पॉलिसी आती है नरसिम्हा राव जी के टाइम पे। फिर हम 1998 के टाइम पे जो अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट आती है वहाँ पे हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मतलब अगर आप टाइम लाइन देखेंगे तो कई सारी गवर्नमेंट अलग अलग आती है और अलग अलग मेजर इवेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आ जाती है। उस टाइम पे हम हमारे जो रिलेशन है दूसरी कंट्रियों के साथ 2008 में यूएस के साथ थोड़े रिलेशन सुधर जाते हैं और कुछ चीज़ें होती है। फिर 2014 ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं तो जो हमारी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही मोदी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट आती है जिसमें हम एक टेस्ट पॉलिसी पे फोकस करते हैं,
जो कि पहले लुक ईस्ट हुआ करती थी, उसको हमने एक्ट ईस्ट बना दिया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे हम मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज पे हम फोकस कर रहे हैं। हम डिफरेंट जो अलग अलग ग्रुप्स है, जैसे क्वाड हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, ऐसे कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने पार्टिसिपेट किया है, मतलब उनमें हम जुड़े हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा एक टाइमलाइन है जो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी होता क्या है। तो फॉरेन पॉलिसी मतलब किसी भी कंट्री का प्लान कि वो दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से डील करेगा, मतलब दूसरी कंट्री को किस तरीके से हैंडल करेगा। ठीक है, ये बताता है कि मतलब हमें किस तरीके से उनके साथ रिलेशन रखना है, मतलब किस तरीके का ट्रेड रखना है, हमें पीस रखनी है और सिक्योरिटी का, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी। ठीक है, तो मतलब फॉरेन पॉलिसी मतलब कि एक कंट्री का क्या प्लान है टुवर्ड्स अनदर नेशन, कि मतलब उनके साथ हमें किस तरीके का बिहेव करना है। ठीक है, इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें तो वो क्या बताती है हमें, सोवरनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। सोवरनिटी क्या होता है, सोवरनिटी मतलब होता है सुप्रीम पावर, मतलब कि हमारी कंट्री जो है उसको चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो, वो कौन लेगी, हमारी कंट्री लेगी, मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। यही होता है सोवरनिटी। नेशनल इंटरेस्ट मतलब हमारी कंट्री के क्या गोल्स है, क्या एम्बिशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाया गया है। तो अगर आप बैकग्राउंड देखते हैं तो हमने देखा कि जब नेशन बिल्डिंग का टाइम था, वैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या बैकग्राउंड रहा अभी तक की हमारी कंट्री का। तो जब नेशन बिल्डिंग का टाइम था वहाँ पे वॉर चल रही थी, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई थी, उसके बाद हमारी कंट्री की पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, तो कई सारी वॉर हुई, नए नए इंटरनेशनल बॉडी बन रही थी, जैसे यूनाइटेड नेशन बन रहा था उस टाइम पे। उसके बाद नई कंट्रीज बन रही थी जो कॉलोनियल रूल से बाहर आ रही थी, जैसे हमारी कंट्री कॉलोनियल रूल में थी, मतलब ब्रिटिश के अंडर में थी, ऐसे कई सारी कंट्रीज थी जो एक दूसरे की मतलब गुलाम बनी हुई थी, तो वो धीरे धीरे उभर के बन रही थी। उसके बाद इंडिया हैड टू डील विद डिस्प्यूट ऑफ पार्टीशन, उस टाइम पे हमारी कंट्री का पार्टीशन हो जाता है। पॉवर्टी एलिवेशन का टास्क हमारे पास रहता है कि मतलब पॉवर्टी खत्म करना रहता है। फिर हमारी कंट्री के मतलब कि कैसा बैकग्राउंड रहा वो देख रहे हैं, मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी। तो हम सोवरनिटी की बात करते हैं, दूसरे नेशंस की भी, मतलब हमारी सोवरनिटी तो है ही से इम्पोर्टेंट, हमारी सोवरनिटी की तो हम रिस्पेक्ट करेंगे, इसी साथ में हम दूसरे नेशंस की भी सोवरनिटी का ध्यान रखेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो हो रहा है वो तो इन्फ्लुएंस करता ही है, साथ में इंटरनेशनली भी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब कोल्ड वॉर क्या होता है मैं जस्ट ब्रीफ कर देती हूँ कि जैसे ही हमने बात करी कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 1945 में, तो 1945 के बाद जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया था, यूएस एंड यूएसएसआर दो पावर डिवाइड हो गई थी। तो सब कंट्रीज जो थी, मतलब ऐसा वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे थे कि मतलब वो एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, उसी को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, जो कि 1991 तक चला था। फिर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है अलग 15 देशों में। ठीक है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, तो हमें अच्छी पार्टनरशिप रखना है हमारे नेबरहुड से भी और दूसरी वर्ल्ड की दूसरी पावर से भी, जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया एंड चाइना। फिर हमें हमारे नेशन के इंटरेस्ट को बचाना है और जो चेंज हो रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट उसके साथ भी बैलेंस बना के रखना है। उसके बाद हमारे जो एंटी टेररिज्म को ध्यान रखना है, मतलब जैसे जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होता है उसको भी मैनेज करना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है। और मतलब ग्लोबल ऑल ओवर द ग्लोब जो टेररिज्म हो रहा है उसको भी, और हमारी कंट्री के आसपास जो नेबरहुड टेररिज्म हो रहा है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। उसके बाद इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करना है, मतलब हमारी जो ईस्टर्न नेशन है, हमारे जो साउथ ईस्ट में जो नेशन है, तो उनको भी उनके साथ अच्छा बैलेंस बना के चलना है, मतलब रीजनल हमें क्या रखना है, हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रखना है, अच्छे रिलेशंस रखना है। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, जैसे बिम्स्टेक, IBSA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। और ये क्या है, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के गोल पे भी काम करना है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद हमारी कंट्री का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो हमने देखा शुरू के टाइम पे क्या होता है, जब देश आज़ाद होता है उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो सारी कंट्रीज, मतलब क्या रहता है, इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि वो यूएस को ज्वाइन करे या यूएसएसआर को ज्वाइन करे। यूएसएसआर जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं और यूएसएसआर भी कहते हैं, जो कि अभी रशिया बन गया है 1991 के बाद, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि वो यूएस को ज्वाइन करे या यूएसएसआर को ज्वाइन करे, लेकिन इंडिया ने क्या चाहा कि ना वो यूएस को ज्वाइन करेगा
नाउ यूएसएसआर को ज्वाइन करेगा। वो अलग से एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब वो किसी भी पावर ब्लॉक के साथ ऐड नहीं होगा, अपना एक ग्रुप बना लिया जिसमें कई सारी कंट्रीज ऐड हो जाती है। तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है। उसके बाद कोल्ड वॉर जब खत्म होती है तो उस टाइम पे हमारे नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट रहती है, जहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, जहाँ पे LPG पॉलिसी लाई जाती है 1991 में। इसका मतलब रहता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब कि कई सारी चीज़ों को, मतलब कई सारी कंपनीज को फ्री कर दिया जाता है, लाइसेंस के लिए लाइसेंस दे दिया जाता है कि मतलब आप अपनी कंपनी को बना सकते हैं। प्राइवेट लोगों को अलाउ कर दिया जाता है, मतलब पहले मेजर चीज़ें पब्लिक हुआ करती थी, गवर्नमेंट हुआ करती थी, प्राइवेट चीज़ें लाई जाती है। ग्लोबलाइजेशन मतलब, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड इंक्रीज हो जाता है। जब ग्लोबलाइजेशन लाया गया तो दूसरी से ट्रेड इंक्रीज हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ा और कई सारी फायदे हुए हमारे रिलेशंस को सुधरने में 1991 के बाद। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे हमारे यहाँ। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रीजनल फोकस, मतलब धीरे धीरे अगर हम 1990 से 2000 ऑनवर्ड्स की बात करें तो 1998 में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, जो पोखरण टेस्ट हुआ था। उस टाइम पे यूएस थोड़ा वो हो जाता है, मतलब यूएस हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है, यूएस से रिलेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। फिर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है यूएस के साथ 2008 में, मतलब फिर वापस हमारे 2008 तक रिलेशन ठीक हो जाते हैं। उसके बाद कंटेम्प्रेरी एरा, मतलब अगर अभी के टाइम पे हम देखें तो हमारी पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट की, मतलब हम किसी एक से रिलेशन अच्छा नहीं रखना चाहते, हम हर कंट्री से अच्छा रिलेशन रखते हैं। अब देख लीजिए, हम रशिया के साथ भी रखते हैं, यूएस के साथ भी रखते हैं। भले यूएस मना करे कि नहीं रशिया से ये नहीं खरीदना, फिर भी हम ऑयल खरीदेंगे, ये डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। सिमिलरली हम यूएस से भी चीज़ें खरीदेंगे। वहीं अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट से भी हमारा अच्छे रिलेशन है, फ्रांस से भी हमारे अच्छे रिलेशन है, देख लिया हम राफेल लिया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं दूसरी कंट्री से हमारे अच्छे रिलेशन। अगर हम रीजनल में बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पे इंडोनेशिया से अच्छे रिलेशन है हमारी कंट्री के। अभी हमारे प्रेसिडेंट 2-3 कंट्री में गए थे, वहाँ से उनको उनके यहाँ के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिले। मोदी जी गए थे कहीं दूसरी कंट्रीज में, वहाँ से उनको कई सारे ऑनर मिले। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री का रिलेशन सारी कंट्रियों के साथ अच्छा है। तो हमारी क्या की पिलर्स है इंडिया के, मतलब फॉरेन पॉलिसी के, तो हम देखते हैं पहला क्या, पंचशील, मतलब 5 प्रिंसिपल दिए गए थे जो चाइना के साथ साइन किया था कि हम जो रिलेशन है हमारे अच्छे रखेंगे, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे एक दूसरे की सोवरेनिटी के लिए, हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के मतलब इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके इंटरनल मैटर्स में। उसके बाद इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब हम दोनों का बेनिफिट हो ऐसा काम करेंगे, ना कि किसी एक का फायदा हो। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब लड़ाई को नहीं करेंगे, हम किस पे ध्यान देंगे, पीसफुली किसी भी चीज़ को हैंडल कर लेंगे। फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब सारी कंट्रीज के साथ यही है हमारा कि हमें किसी भी चीज़ पे क्या करना है, पीसफुल सॉल्यूशन देना है। अब देख लीजिए जैसे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया का सजेशन क्या था कि वहाँ पे मिन्स्क एग्रीमेंट को फॉलो किया जाए, मतलब पीसफुली बातों के जरिए और मतलब डायलॉग डिप्लोमेसी के थ्रू क्या किया जाए, सारी चीज़ों को सुलझाया जाए, ना कि झगड़ा को बढ़ाया जाए। इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पे भी इंडिया का क्या था, मतलब इंडिया का मतलब जो स्टैंड अगर आप देखें तो इंडिया यही चाहता था कि 2 स्टेट नेशन को फॉलो किया जाए, मतलब झगड़े को बंद करके पीसफुली चीज़ों को सुलझाया जाए। उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, इंडिया हर किसी की इक्वलिटी को, मतलब सबको क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। मतलब हर कंट्री के साथ क्या होना चाहिए, आप भी हमारी रिस्पेक्ट करो, हम भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, झगड़ा नहीं करना। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे मतलब एग्री करता है इंडिया। उसके बाद इट रिस्पेक्ट्स ऑल नेशन, चाहे वो छोटा नेशन हो, बड़ा नेशन हो, पावरफुल नेशन हो, नहीं हो, सबको बराबर ही ट्रीट करता है, मतलब बराबर से ट्रीट करता है। सोवर्निटी एंड इंडिपेंडेंस की बात करता है और रिस्पेक्ट करता है सारी कंट्रीज की सोवर्निटी की। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब हमारी कंट्री की जो ऑटोनॉमी है, मतलब हमारी जो डिसीजंस लेने की पावर है उस पर कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब इंडिया इज ओपन टू टेक एनी डिसीजन, मतलब इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग अदर नेशंस, रिगार्डिंग इट्स ओन अफेयर्स। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्री आके उसके ऊपर फोर्सफुली उसके ऊपर दबाव डाल सकता है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का यही एक मेन पार्ट कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है। उसके बाद दूसरी पावर रिलेशन, मतलब पावर्स जो है उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना, जैसे यूएस हो गया, चाइना, रशिया, मतलब इनके साथ भी क्या करता है इंडिया, अच्छा मतलब रिलेशन को मैनेज करके रखता है। उसके बाद डेटरेंस अगेंस्ट चाइनीज हेजेमनी, मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ये भी पार्ट है कि जो वो दूसरी कंट्रीज जो है, मतलब जैसे चाइना जो है उसकी हेजेमनी, जैसे वो क्या कर रहा है चाइना, हमने इंडिया चाइना रिलेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, आपने देखा होगा
अगर आप देख भी सकते हैं, अगर आपको जानना चाहते हैं कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि चाइना क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पे, इंडिया के आसपास वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से कंट्रोल करना चाहता है। तो उसकी हेजेमनी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसको भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है, जिसके लिए इंडिया कई सारी कंट्रीज की हेल्प भी लेता है, जैसे क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस की हेल्प लेता है। उसके बाद मल्टीलेटरल इंगेजमेंट, मतलब कई सारे देशों से इंगेजमेंट रखता है, मतलब जुड़ के रखता है, मतलब जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, ताकि दूसरे नेशंस के साथ, बड़े बड़े नेशंस के साथ क्या कर सके, वो अच्छा रिलेशन बना सके, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प करे। जैसे कि यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसमें इंडिया 1995 में पार्ट किया था। इधर 1945 में जब ये बना था तभी इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर हुआ करता था। फिर ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ, उसमें भी इंडिया मेंबर है। फिर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दूसरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ग्लोबली तो वो है ही, साथ में रीजनल मतलब हमारे आसपास के रीजन में, साउथ एशियन रीजन, एशियन रीजन, तो वहाँ पे भी क्या है, उसका अच्छा पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे भी कोऑपरेशन रखता है वो थ्रू सार्क, मतलब सार्क में पार्टिसिपेशन करके। बीमस्टेक जैसे कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए ताकि हमारे जो रीजन में आसपास वाली कंट्री है उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो सके। उसके बाद इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इंडिया हमेशा क्या चाहता है, मतलब कि हमारा 2047 तक का गोल है कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। अभी आपको पता है हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमारा गोल है कि 2047 तक क्या बन जाए, डेवलप्ड नेशन बन जाए। तो इसके लिए भी वो क्या कर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, और इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब सारी कंट्रियों के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले टाइम में डेवलप्ड नेशन बनेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल डिप्लोमेसी, दूसरी कंट्री के साथ क्या करता है, वो कोलैबोरेट कर रहा है साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि वो हमारे यहाँ की बॉर्डर को सिक्योर कर सके, उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जान सके। लोगों से कोलैबोरेट करेंगे, मतलब दूसरी कंट्री से कोलैबोरेट करेंगे ताकि और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि आज की बहुत रिक्वायरमेंट बन गई है, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इनको भी बढ़ाने के लिए इंडिया ने कई सारी कंट्रीज़ के साथ, कई सारे ग्रुप्स के साथ ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद UNFCCC, उसमें मतलब उसकी वजह से ही हमारे यहाँ मतलब हर साल क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड में कोप ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे हम बोलते हैं, COP 21, 22, 23। वो किगाली एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ऐसे कई सारे एग्रीमेंट्स हुए जिसमें इंडिया भी मेंबर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ा सके। उसके बाद कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे भी इंडिया फोकस करता है। कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल कोलैबोरेशंस, मतलब हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं पढ़ने, वहाँ के यहाँ आते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करता है इंडिया। कल्चरल एक्सचेंज होता है, मतलब हमारे यहाँ का कल्चर उनको शोकेस किया जाता है, उनके यहाँ का कल्चर हमारे यहाँ शोकेस होता है। जिसे G20 को ऑर्गेनाइज किया था इंडिया ने, तो हमारे यहाँ के कल्चर को शोकेस किया था उनके सामने। तो इस तरीके से क्या है, इंडिया की पॉलिसी हर एस्पेक्ट में, मतलब जैसे कल्चरली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, टेक्निकली हो गया, हर एस्पेक्ट में वो चाहता है कि हमारा रिलेशन क्या रहे, सारी कंट्रीज से अच्छा रहे। तो जब भी आप अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको ये चीज़ें को मेंशन करना है, मतलब ग्रुप डिस्कशन करें, अगर आपका लेक्चरेट हो तो आपको इन चीज़ों को क्या करना है, मेंशन करना है कि हमारा इंडिया सिर्फ एक साइड की उसकी पॉलिसी नहीं है, वन साइडेड नहीं है, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में क्या करता है इंडिया, अच्छी तरीके से रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, टेक्निकली हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कल्चरली हो, या फिर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस हो, मतलब लोगों की मदद के टाइम पे भी अगर हो। जैसे अफगानिस्तान में एक बार फूड क्राइसिस हो गया था, इंडिया ने गेहूं पहुंचाए थे, यूक्रेन की हेल्प करी थी। इस तरीके से एक बार मालदीव्स की भी पहले हेल्प करी थी पानी आने की वजह से। तो ऐसे कई सारी कंट्री में इंडिया ने क्या करा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया है। हमारे यहाँ से वैक्सीन, जब कोविड की वैक्सीन डेवलप हुई थी तो हमने कई सारी कंट्रीज़ को पहुँचाई थी, इवन फ्री में भी पहुँचाई थी। तो ये इंडिया की पॉलिसी है, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी आ जाता है। चैलेंजेस कैसे कि अभी जैसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट में वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ गई है, तो वो हमारे एक चैलेंज बन गया, क्योंकि हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छा है और वहाँ की गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी आएगी तो वो हमारे लिए एक कंसर्न बन जाता है। उसके बाद चाइना के साथ हम रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना कंटिन्यूसली उसका इन्फ्लुएंस जो बढ़ाते जा रहा है, लड़ाई को प्रमोट कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, ये हमारा एक कंसर्न बन जाता है। उसके बाद दूसरे देशों में जो लड़ाइयाँ हो रही है, तो उनकी वजह से हमारा जो स्टैंड है, मतलब इंडिया क्या स्टैंड लेता है, क्या नहीं लेता है, वो कुछ चैलेंजेस बन जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड
अलायंस बिल्डिंग। अब देखिए ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है कि इंडिया चाहता है कि उसकी ऑटोनॉमी क्या हो, मतलब ऑटोनॉमी रहे, मतलब उसको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े किसी भी चीज़ से। लेकिन आप देख लीजिए जैसे चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प ले रहा है। क्वाड ग्रुप बनाया उसने जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की हम हेल्प ले रहे हैं। तो दूसरी कंट्रीज की हेल्प भी लेना पड़ रहा है, मतलब उन पर डिपेंड भी रहना पड़ रहा है, और इंडिया चाहता भी है कि मैं डिपेंड ना रहूँ। तो ये एक तरीके से चैलेंज बन जाता है। तो यही सब था, हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की कि कैसी फॉरेन पॉलिसी, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वहाँ से लेके अभी तक प्रेजेंट टाइम में हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए और क्या क्या ले रहा है। ठीक है, तो यही सब है हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।